गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन की जो महत्वपूर्ण लाइफ है वो क्या है, वो है हमारी सेल, हमारी कोशिकाएं। अब इस कोशिका के बारे में हम आज पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि ये कैसी होती हैं, कैसी दिखाई देती हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कैसे फंक्शन करते हैं। इनमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे अपना पूरा फंक्शन कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो सेल है उसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज की थी। उन्होंने जब सबसे पहले इसको देखा था तो यह एक मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको कार्क में एक छोटे छोटे छेद नजर आए थे। तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और देखा कि अरे ये तो एक कोष्ठ जैसे हैं, जैसे कोई कमरा हो। तो इन्होंने इस आधार पर बताया कि कोई भी जो लिविंग होता है उसमें सेल होती है और वो सेल जो होती है कोष्ठ के रूप में होती है, छोटे छोटे घर हो, जैसे छोटे छोटे कमरे हों। तो इस प्रकार से इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था। फिर उसके बाद में और इस पे एक्सपेरिमेंट होते रहे और कोशिका के बारे में आज हम बहुत कुछ ज़्यादा जानने लगे हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में जो है और अच्छे डेवलपमेंट हुए। पहले जो सिंपल सा माइक्रोस्कोप था जिसे हम सरल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको कहा जाता है। हम पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हम जब सेल पढ़ेंगे तो सेल का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो वो हम किस में देखेंगे? सेल तो बहुत छोटी छोटी होती है तो हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो पहले हमको ये समझना होगा कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप जो है यहाँ पर हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन कर रहे हैं। इसमें देखिए आप, यहाँ पर एक नलिका नुमा रचना है ना, एक नलिका जैसी दिख रही है। इसको बोलते हैं आई पीस या नेत्र लेंस। यहाँ पर ऊपर एक लेंस लगा होता है और एक लेंस यहाँ नीचे की ओर लगा होता है। इससे हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, ये जो पोर्शन है इसको हम स्टेज कहते हैं, मंच कहते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे 2 क्लिप्स लगी हुई हैं और एक क्लिप्स में एक यहाँ पर एक कांच की पट्टी लगी होती है जिसे हम स्लाइड के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ रखा जाता है। अब यहाँ पर ये एक देख रहे हैं इस तरह से हैंडल है जिसे हम आर्म कहते हैं। आर्म में 2 एडजस्टमेंट ये लगे हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इनको हम घुमाकर इस नोजल पीस को, ये जो हम जिसमें से देखते हैं, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम एक छोटा सा कोई भी सेल का टुकड़ा रख सकते हैं, उसको हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको स्टेज आधार कहा जाएगा, बेस कहा जाएगा इसका। यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है जिसमें हम सामान्यतः मुंह देखते हैं। यहाँ पर जब कोई रोशनी पड़ती है तो यहाँ से इसका एकदम क्लियर पिक्चर बनता है जो हमारी आंखों को दिखाई देता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद इसी पे तो हमें देखना है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप आपको दिया हुआ है जिसमें कि प्याज का एक्सपेरिमेंट किया है। तो प्याज की जो आपने देखा होगा, प्याज में अलग अलग छिलके होते हैं, उनमें से एक पतला सा छिलका निकालना है। पतले सी एक चिमटी होती है, फोर्सेप जिसे कहा जाता है, उससे आप उसकी एक छोटी सी पतली सी एक झिल्ली निकाल लेंगे, है ना। उसको निकालने के बाद में आप उसको, वो ड्राई नहीं हो, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद में उसको हम स्लाइड पे रखेंगे। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी तो उसको एकदम सीधा कर लेंगे। उसको सीधा करने के बाद में उसके ऊपर हम कुछ बूंद या तो सेफ्रेनिन की डालेंगे, सेफ्रामाइन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम इस पे और भी दूसरे सॉल्यूशन है जैसे मिथाइल ब्लू है, आयोडीन है, ये डालकर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये इसको कलर देता है। अगर हम सेफ्रानिन डालेंगे तो बहुत सुंदर पिंक कलर इसमें आता है और बहुत सुंदर इसकी कोशिकाएं हमको अलग अलग नज़र आती है। और जब हम इसको यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर रख देंगे, है ना, ये सब डालने के बाद तो थोड़ी देर बाद हम इसको देखेंगे तो इस तरह की रचनाएं हमारे माइक्रोस्कोप में हमको दिखाई देगी। ये सब क्या है? ये सेल है। किसकी सेल है? ये प्याज की सेल है ना। तो देखिए किस तरह से, जैसे एक दीवार बनती है और एक के ऊपर एक ईंट, है ना, जो जमा के रखी जाती है और उससे पूरी एक दीवार बन जाती है। ऐसे यहाँ पर देखिए एक सेल से दूसरी सेल बिल्कुल सटी हुई अटैच्ड है और एक के ऊपर एक ये अरेंज है और इस तरह से ये एक पूरी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यू को बना रही हैं, है ना।
यहाँ पर। अब इनके अंदर ये ब्लैक पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये क्या है, इसके केंद्रक हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि कोशिका का जो साइंटिस्ट हैं किन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे और कैसे कैसे खोज की। तो सबसे पहले जो थी रॉबर्ट हुक ने की थी 60-65 में। कार्क की पतली में कोशिकाओं को इन्होंने खोजा था। उसके बाद में ल्यूवेन हाक ने 60-74 में उन्नत सूक्ष्मदर्शी थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, तो उन्होंने तालाब में जीवित कोशिकाओं को देखा। तालाब का जो पानी लिया ना, उसमें छोटी छोटी सेल थी, तो हम तो उसे कचरा ही समझते हैं, लेकिन उन्होंने जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो भाई वो लिविंग सेल निकली। उनमें सब में कुछ ना कुछ क्रियाएं चल रही थी जो लाइफ प्रोसेस वाली होती हैं वो सब। फिर उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होगा, एक नाम है रॉबर्ट हुक, इन्होंने किसकी खोज की है, सेल की। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसकी खोज की है, इन्होंने केंद्रक की खोज की है। फिर इसके बाद में जे.ई. पुरकिंजे 1839 में इन्होंने बताया कि इसमें एक लिक्विड पदार्थ होता है और उस लिक्विड पदार्थ का जो सेल होती है, सेल के आउटर के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, उसमें उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। इसके बाद में दो और वैज्ञानिक आए, एम स्लीडन और टी स्वान। इन्होंने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और यही इसकी जीवन की मूलभूत इकाई होती है। इसके बाद में विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, यानी कि प्री एक्सिस्टिंग, जो पहले से ही हैं उन्हीं कोशिकाओं से दूसरी कोशिका बनेगी। नई कोशिका ऑटोमेटिक अपने आप नहीं बनती, उसका निर्माण उससे पहले जो कोशिका है उनके द्वारा ही होता है। इसके बाद में 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, है ना, तब तो फिर क्रांति ही आ गई है। एक एक छोटे छोटे ऑर्गेन्स को, छोटे छोटे ऑर्गेन के अंदर क्या क्या है उनको भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, उनको भी बहुत अच्छे से समझा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब हमने ये जो एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि इसमें जैसे प्याज के बारे में हमने अभी देखा था कि इसमें छोटी छोटी रचनाएं थी, ये सब हमने जान लिया है। इसके बाद में और कोशिकाओं के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। और इसके अलावा फंजाई, पादप जंतु, इन सब के भी बारे में हम, ये सब जो हैं ये मल्टीसेलुलर हैं, है ना, तो दोनों कोशिकाओं से बने हैं। और एक कोशिकीय जीवों में सारी कोशिकाएं किसके द्वारा होती है, एक कोशिका के द्वारा पूरी कंप्लीट हो जाती है। जबकि जो मल्टीसेल होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो उनमें कार्य विभाजन होता है, अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्यों को करती है। अब यहाँ पर हम और कई तरह की कोशिकाओं को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे ये चिकनी पेशी है ना, स्मूथ मसल्स हैं, ये आरबीसीज हैं। यहाँ पर इसमें चित्र शो नहीं हो रहा है, ये तंत्रिका कोशिका है ना, फिर ये बोन की है, ये ओवम है, स्पर्म है और ये फैट्स की सेल है। देखिए इनका आकार भी अलग है ना, इनकी आकृति भी अलग है, कोई गोल है, कोई लंबा है, इस तरह इनका शेप भी चेंज है। अच्छा, कुछ कोशिकाएं जो होती है अपना आकार चेंज कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा क्या करता है, सूडोपोडियास बनाता है, अपनी जो प्लाज्मा लेयर होती है ना उसको वो चेंज कर लेता है और उस सूडोपोडिया बनाएगा, उससे वो आगे की ओर मूवमेंट करता है, चलता है। तो इस तरह से ये अपना बॉडी का जो शेप है उसको भी चेंज करता है। और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो एक जैसी रहती है, अपना मूवमेंट चेंज नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल है साइटोन या तंत्रिका कोशिका। इसके अलावा जितने भी जीवित होते हैं इनमें ये सब कार्य करने की इन कोशिकाओं में क्षमताएं होती हैं, है ना। बहुत ये मैं बता चुकी हूँ कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है ना, अलग अलग कार्यों करने के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं, है ना। जैसे मनुष्य है उसमें रुधिर को पंप करना होता है ना, हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में घूमता रहता है, हमारे स्टमक में भोजन का पाचन होता है। तो ये सब कोशिकाएं मिलकर ही तो इस पूरे कार्य को करते हैं। कुछ एककेशी जीव जो होते हैं उनमें ये श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। अब लेकिन फिर भी एक कोशिकीय जीवों में सारी मैकेनिज्म होती है कि वो खाना भी खाता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी बाहर करता है। तो वो कैसे करता है, तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, वो इस कार्य को करने में मदद करती हैं, है ना। अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए और नए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने का काम करती हैं।
अब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कोशिका के आर पार जा सकते हैं, है ना। अच्छा, ये वाला जो हम समझेंगे, अब यहाँ पर हम इसमें आ जाते हैं। अब ये जो कोशिकाएं होती हैं ये किस पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं, है ना। तो इनकी आउटर लेयर के बारे में हम देखेंगे और इसके अंदर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो उसकी आउटर लेयर होती है। कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है और उसमें चारों ओर तरफ साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ होता है। तो इसका हमको डिटेल समझने के पहले हमको इसकी बारे में हमको एक बार हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो हमको ये इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ दो तरह की सेल है। एक सेल जो है वो प्लांट सेल है और एक एनिमल है। यहाँ पे फर्स्ट हम जो देख रहे हैं वो कौन सी सेल है, ये वाली। ये सेल है जंतु कोशिका की सेल है। यहाँ पर आपको ये पूरी नज़र आ रही है। इसके बाद में एक और सेल है, ये वाली सेल। तो आज हम जो क्या करेंगे, हम इन दोनों सेलों को पहले समझ लेंगे, फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप इनका डिटेल हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यदि हम सेल को देखते हैं तो ये सेल का ये देखिए आप पूरा ये लेयर है ना। ये वाली जो लेयर आपको बाहर की ओर दिखाई दे रही है कोशिका भित्ति कहलाती है ना, सेल वॉल कहलाती है। ये इसको प्रोटेक्शन देती है। और इसके बाद में इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य जिसे कहेंगे। ये इसका न्यूक्लियस है जिसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रकीय द्रव्य भरा हुआ है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, इसका वैक्यूल है, रिक्तिका, है ना। तो और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह से होता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रही हैं ये वाला स्मूथ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रफ इसलिए क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसकी त्वचा जो होती है, इसकी ये परत जो होती है वो खुरदरी हो जाती है। इसके अलावा गोल गोल पिगमेंट, ये गोले दिख रहे हैं, लाइसोसोम होते हैं जो कि इन गोल्जी कॉइल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ये वाला पोर्शन जो है गोल्जी उपकरण भी कहलाता है, गोल्गी बॉडी भी कहलाता है और गोल्गी काय भी कहलाता है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये क्या है, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। पौधों में बहुतायत में पाया जाता है। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसी में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है इसको। और इस क्लोरोप्लास्ट में जो होता है क्लोरोफिल भरा होता है। हिंदी में इसको हरित लवक कहा जाता है और पर्णहरिम बोलेंगे इसको, है ना। इसमें अंदर पर्णहरिम भरा हुआ है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अब आप इन दोनों कोशिकाओं में डिफरेंस भी कर सकते हैं। दोनों कोशिकाओं में डिफरेंस यदि हमको करना होगा तो हम किन किन चीज़ों को लेकर करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा, पहला तो ये कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है। सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल में होती है, जो कि किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा यदि हम देखें तो इसमें ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है वैक्यूल वाला, रिक्तिका वाला, तो ये किसमें, ये वाला पोर्शन प्लांट सेल में काफ़ी बड़ा होता है। देखिए केंद्रक को भी धक्का लगा दिया इसने, ये इतनी बड़ी साइज में होते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं साइज में, जो रिक्तिकाएं होती है काफ़ी बड़ी होती हैं। एनिमल सेल में ये छोटी छोटी होती हैं। फिर अगला हम देखते हैं इसमें, तो यहाँ ये क्लोरोप्लास्ट जो मैंने बोला है आप लोगों को, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है ना। फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे इससे, तो उनमें काफ़ी मात्रा में ये प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है। इसके अलावा एक और चीज़ का हम डिफरेंस देखेंगे, तो वो डिफरेंस हमको एनिमल सेल में नज़र आएगा। वो डिफरेंस देखिए यहाँ पर आपको एक ये चीज़ नज़र आ रही, बाकी सब सेम टू सेम है। इसमें देखें चाहे उसमें देखें, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है उसमें भी है। लेकिन यदि यहाँ पर हम इसको देखें तो ये क्या है, तारक काय या सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम कहा जाएगा। तो ये जो पोर्शन होता है ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है ना। तो ये क्या काम करता है, जब सेल डिवीज़न होता है ना, तो जो स्पेंडल फाइबर बनते, तरकूज बनते, उनको बनाने का काम ये करता है। तो ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है।
तो ये हमने इन दोनों का स्ट्रक्चर। अब ये देखिए इसमें भी सेम टू सेम है। ये जो जंतु कोशिका है इसमें भी आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, केंद्रक कोशिका द्रव्य है। ये जो केंद्रक है इसके अंदर न्यूक्लियर भरा हुआ है और केंद्रकीय द्रव्य भरा हुआ है। फिर इसके बाद में इसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें गोल्गी अपैरेटस भी है और ये लाइसोसोम्स भी है, राइबोसोम्स भी हैं। यहाँ नाम नहीं लिखा है लेकिन इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब इसके ऑर्गेनेल्स हैं और यही ऑर्गेनेल्स मिलके इसकी पूरी क्रियाविधि को करते हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनका मैन पावर होता है ये केंद्रक। ये जो न्यूक्लियस होता है एक कोशिका का मेन पावर होता है, ये सबके ऊपर कंट्रोल करके रखता है। जितनी भी मैकेनिज्म होगी कि कौन सी चीज़ें अंदर बाहर होनी है, क्या होना है ना। जैसे ये जो हम अभी पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, तो ये चयनात्मक जो चीज़ें होती है जो इसको लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, उन्हीं को अंदर आने देती है। तो अब हम चलते हैं प्लाज्मा झिल्ली की ओर। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली पढ़ेंगे, है ना। तो अब हम आ जाते हैं हमारी प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। और इसके कई सारे एक्सपेरिमेंट भी हमको करने पड़ेंगे, है ना। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है ये आउटर लेयर होती है बाहर, और इसके अंदर बाहर चयनित चीज़ों को ये आने देती है। और ये झिल्ली कैसी होती है, पारिगम्य झिल्ली होती है ना। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारिगम्य झिल्ली कहलाती है। अब इसमें कुछ पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सब इसके आर पार जा सकते हैं, इस झिल्ली के आर पार। तो ये कैसे जाते हैं, तो इसके लिए हमको इसमें एक टर्मिनोलॉजी दी है, उसका नाम है विसरण। विसरण के माध्यम से इनमें गैस एक्सचेंज होता रहता है। यदि हम देखें तो ये गैस एक्सचेंज कहाँ कहाँ पर होता है, जो भी कोशिकाएं होती है उनकी जो लेयर होती है उससे अंदर बाहर होता है। हमने जो पहले पढ़ा था कि जो फूड मटेरियल होता है ब्रेक डाउन होता है, जो एटीपी के रूप में हम माइटोकॉन्ड्रिया में रखते हैं ना, तो उसका ब्रेक डाउन होता है तो CO2 निकलती है, और ब्रेक डाउन कौन करता है, O2 करती है। तो जो O2 कर रही है और CO2, तो O2 को अंदर आना पड़ेगा, CO2 को बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे लंग्स में भी CO2 को हमारी बॉडी से बाहर करना है ना, और O2 को अंदर लेना है। ये तो हम यहाँ से ले लेते हैं नाक से, लेकिन जब हमारे फेफड़ों में जाती है तो जो एल्वियोलाई तक पहुँचती है तो वहाँ भी गैस एक्सचेंज होता है, वो भी विसरण से होता है ना। तो ये किस पे बेस्ड होता है, तो ये उसके कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड होता है कि उसकी सांद्रता कैसी है। अब इसमें ये वर्ड आप लोग ध्यान रखें कि इसकी गति जो होती है पदार्थों की, इसमें गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। तो हम इसको सामान्य रूप से समझते हैं कि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, जैसे एक ये लेयर बनाती है और इधर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये किधर की ओर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड धीरे से इसको पार करके इधर निकल जाएगी। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ नहीं है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसको पार करके इधर आ जाएगी, है ना। तो ये कौन सी मेथड से हो रहा है, ये विसरण के माध्यम से हो रहा है। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है वो उच्च सांद्रता, है ना, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उसे उच्च सांद्रता कहेंगे, और वहाँ से लोअर की ओर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ही विसरण होता है। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से होता है। अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी, एक वर्ड आया है, इसको पढ़ेंगे हम, परासरण। तो ये जो हमारी जो झिल्लियाँ होती हैं ये परासरण का कार्य भी करती हैं। अर्धपारिगम झिल्ली होती है जो जिनके द्वारा परासरण की क्रिया भी होती है। अब परासरण में क्या होता है कि जो जल का अणु है वो अंदर बाहर जाता है। इसमें भी सेम ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी एग्जाम में इन दोनों में अंतर लिखने को भी आता है कि विसरण और परासरण में, है ना, परासरण यानी ऑस्मोसिस और विसरण मतलब डिफ्यूजन, इन दोनों में डिफरेंस लिखिए तो आप आसानी से उसको समझा सकते हैं, है ना। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि जो डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है, वह ठोस द्रव गैस तीनों में होता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है वो सिर्फ जल के अणु या लिक्विड में ही होता है।
अब इसके लिए हम एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि यदि हम किसी कोशिका को लेते हैं और कोशिका को अलग अलग माध्यम में हम यहाँ पे रखेंगे। देखो 3 तरह से हम बना सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाना है, उसमें हम नमक शक्कर दोनों ले सकते हैं। पानी लेंगे, उसमें थोड़ी सी मात्रा में हम शुगर को घोल देंगे या नमक को घोल देंगे, तो कैसा बनेगा, बहुत हल्का बनेगा, उसमें उसे हम असंतृप्त कहेंगे। ठीक। दूसरा, उसमें बराबर मात्रा में घोल देंगे कि अब ठीक है इतना बराबर हो गया है, तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया। लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें हमने बहुत ज़्यादा डाल दिया है ना, बहुत ज़्यादा नमकीन हो गया या बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, तो वो वाला सॉल्यूशन कैसा बनेगा, अति संतृप्त, है ना। तो ऐसे 3 हमको सॉल्यूशंस तैयार करने हैं। अब यहाँ पर क्या किया है कि हमने फर्स्ट वाला जो लिया है, एक सिंपल पानी ले लेंगे या थोड़ा सा उसमें शक्कर हल्की सी बूंद सी डाल देंगे और फिर उसमें एक कोशिका को रखेंगे, जिस विलयन को हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, अल्प परासरण दाबीय विलयन, है ना। यहाँ पर क्या है, परासरण दाब कम लगेगा क्योंकि ये सैचुरेटेड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पानी है, देखो अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या काम है कि वो दोनों तरफ आना जाना कर सकती है, मतलब कोशिका से भी पदार्थ बाहर आ सकते हैं और कोशिका के अंदर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पानी के अणु जितने अंदर जा रहे हैं उतने बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं जहाँ पर हमारा असंतृप्त सॉल्यूशन है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो वहाँ पर ये स्थिति बनेगी और कोशिका कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी। अब सेकेंड स्टेज यदि हम लेते हैं, सेकेंड स्टेज में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ना तो ज़्यादा है ना कम है ना, मीडियम है। तो यहाँ पर जब हम किसी कोशिका को रखेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे विलयन को हम परासरणीय विलयन कहेंगे, जिसमें कोशिका में कोई अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना पानी उस कोशिका से बाहर जा रहा है उतना ही पानी उसके अंदर आ रहा है। अब तीसरा यदि हम देखते हैं, जहाँ पर हाइपर कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो पूरी सिकुड़ जाती है ना। वो क्यों सिकुड़ जाती है, ये अति परासरणीय दाब विलयन होगा। यहाँ कोशिका में क्या होगा, कोशिका का सारा पानी उस कोशिका से बाहर निकल जाएगा और वह श्रिंक हो जाएगी। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स भी दे रखे हैं। एक अंडे वाला दे रखा है कि एक अंडा, आप तो देखा ही होगा, वाइट कलर का होता है मुर्गी का अंडा, उसका यदि हम आउटर शेल को निकाल दें, आउटर शेल जब हम निकाल देंगे उसकी, तो उसको कैसे निकालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक जो तनु डाइल्यूट होता है उसके अंदर डाल देंगे तो वो उसकी कवरेज निकल जाएगी, फिर उसमें से एक गोल झिल्ली हमको प्राप्त हो जाएगी। अब इस झिल्ली का क्या करना है हमको, अब इस झिल्ली को हम 5 मिनट तक ऐसे पानी में डाल के रखेंगे। क्या होगा, तो अंडा फूल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पानी चले गया। हमने अभी पढ़ा ना, कोशिका को यदि असंतृप्त में रखेंगे तो वो फूल जाएगी, तो यहाँ भी अंडा फूल गया। अब दूसरे में देखेंगे हम, इसको हम यदि कॉन्सेंट्रेट वाटर में डाल दें, सांद्रित विलयन में डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, श्रंक हो जाएगा। कैसा हो गया, यहाँ पर ये श्रंक हो गया है, सिकुड़ गया है। क्यों, क्योंकि इसका जो पानी था वो सारा बाहर निकल जाएगा। यही एक्सपेरिमेंट हम किशमिश के साथ भी कर सकते हैं कि यदि उसको हम पानी में रखेंगे तब क्या होगी, जल ग्रहण करके वो फूल जाएगी। लेकिन यदि हम उसे कॉन्सेंट्रेट विलयन में रख देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वो श्रिंक हो जाएगी। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं। अब एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों में पादप कोशिकाएं परासरण के द्वारा जल को ग्रहण करती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं कोशिकीय, उनकी जो सेल होती है वो भी इसी परासरण की मेथड ऑस्मोसिस के द्वारा ही अपने अंदर पानी को लेती रहती है। और ऐसा कि ऐसा जड़ें करती हैं, है ना। जड़ें जो जमीन में जाती हैं तो जमीन में जो पानी होता है उसको अवशोषित करती हैं। किस विधि के द्वारा, परासरण की। हमने विसरण में क्या देखा था, गैस एक्सचेंज देखा था ना, त्वचा जो उसके द्वारा हो रहा था, झिल्ली के द्वारा। और यहाँ पर कौन सा हो रहा है, यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है, इसमें वाटर का अब्सॉर्ब कर रही हैं रूट्स। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं हम। अब प्लाज्मा झिल्ली को कैसी होती है, यह एकदम सॉफ्ट होती है, लचीली होती है। यह कार्बनिक अणु जैसे लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है।
अब प्लाज्मा झिल्ली की रचना को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, है ना। ये अब क्या करती हैं, इनके जो लचीलापन होता है बाह्य वातावरण से अपना भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। और इसी विधि के द्वारा जो अमीबा होता है वो अपना खाना तैयार करता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारी कोशिका भित्ति। फिर इसके बाद में और भी हमारी है पढ़ने के लिए, तो मैं इसके बाद के जो नेक्स्ट है वो अगले चैप्टर में समझाऊंगी आपको। तो आप अभी तक इतना समझ लीजिए कि हमने आज दोनों सेलों के बारे में पढ़ा है। एक प्लांट सेल थी, एक एनिमल सेल है। उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है ना। तो ये हो गया। इसके बाद में हमने उसकी आउटर लेयर आज पढ़ ली है। अब नेक्स्ट हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी सेल वॉल के बारे में, उसके जो एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, और भी जो उसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, इन सब के बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे और इसका सेल डिवीज़न भी देखेंगे। तो आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।